अचानक लोकसभा चुनाव से पहले शायद बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए और जनता के लिए भी कुछ बातें अपने आप हो रही हैं, कुछ बातों के प्रयास हो रहे हैं। दरअसल बातें यह है कि कल तक भाजपा में शामिल होने के लिए लोगों की लाइन लगी थी। ऐसे बताया जा रहा था मीडिया की तरफ से कि कांग्रेस को और विपक्षी दलों को इतना झटका लग रहा है, खास तौर पर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों की एक लंबी फहरिस्त लगातार चली आ रही थी। लेकिन अब अचानक शायद स्थितियां बदल रही हैं, और स्थितियां इसलिए बदल रही हैं कि भाजपा के लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि उनकी संख्या कम है, लेकिन वजन शायद ज्यादा है। बात इसलिए हो रही कि एक दिन पहले यानी कि 10 मार्च को राजस्थान में 3 पूर्व मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भाजपा के मंच पर चढ़े और भाजपा का दुपट्टा पहन लिया। और मीडिया में पूरे दिन, एक दिन पहले से 9 मार्च से लेकर 10 मार्च की शाम तक यही बताया जाता रहा कि कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। निश्चित तौर पर होता भी है, जब कोई पार्टी छोड़कर जाता है नेता एक भी, तो उस पार्टी के लिए झटका होता है, और इतने लोग चले जाएं तो झटका माना ही जाता है। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि जो लोग गए उनका वजन क्या था, कितने बड़े वे नेता थे। कोई भूतपूर्व था, कोई हारा हुआ था। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान यानी कि 10 और 11 मार्च के दौरान 2 नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। हालांकि उनका जिक्र मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। अखबार में छपी है तो सिंगल कॉलम की खबरें हैं, और मीडिया में सिर्फ पट्टियां चली या थोड़ी देर के लिए दिखाया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में देश में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, जानते भी हैं। लेकिन वे 2 लोग कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। एक है हिसार के वर्तमान सांसद ब्रजेंद्र सिंह। अब ब्रजेंद्र सिंह कौन है? चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में जाट समाज में और कांग्रेस में कितनी पकड़ रखते थे सब जानते हैं। हालांकि कुछ नाराजगियां हुई, कुछ बातें हुई, वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। अब उनके बेटे जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने कांग्रेस का दामन 10 मार्च को थाम लिया। निश्चित है कि वीरेंद्र सिंह अब कांग्रेस की ओर आ गए हैं, और हरियाणा में कोई बड़ी रैली करके वे कांग्रेस में शामिल होंगे। बेटे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मुद्दा वही है किसानों का, कि किसानों को लेकर भाजपा ठीक नहीं कर रही है, इसलिए मैं वापस कांग्रेस में आया हूं। अब दूसरा सुनिए, राजस्थान के सांसद राहुल कसवां। भाजपा ने चूरू से उनका टिकट काट दिया। अदावत राजेंद्र राठौड़ से है, यह पूरा राजस्थान जानता है। राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव हारे और उसके बाद यह अदावत बढ़ती गई। राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवाया, यह पूरे राजस्थान में चर्चा है राहुल कसवा की। और राहुल कसवा अब 11 मार्च को यानी कि आज कांग्रेस का पट्टा पहन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों से। चूरू से वे चुनाव लड़ेंगे, यह भी लगभग तय है। यानी कि 2 वर्तमान सांसद भाजपा के उस कुनबे से आ रहे हैं जिस कुनबे के भूतपूर्व नेता भाजपा में गए हैं। तो आप मतलब और अंतर समझ सकते हैं। और बात राहुल कसवा के आने न आने की नहीं है। आप बैकग्राउंड देखिए कि राहुल कसवा का बैकग्राउंड क्या है और कल कांग्रेस छोड़कर जाने वालों का क्या है। दरअसल राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा 4 बार चूरू से सांसद रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज बलराम जाखड़ को भी चुनाव हराया है। तो आप समझ सकते हैं कि कसवा परिवार की पकड़ चूरू में क्या हो सकती है। उसके बाद लगातार 2 बार राहुल कसवा चूरू से सांसद रहे हैं, और सांसद रहे ही नहीं है बल्कि बड़े अंतराल से चुनाव भी जीते हैं। इतना ही नहीं, राम सिंह कसवा और राहुल कसवा की मां दोनों एक बार विधायक भी रहे हैं। यानी कि जो परिवार 6 बार सांसद रह गया, विधायक रह गया, तो क्षेत्र में उनके पास में कितने वोटर होंगे, कितने कार्यकर्ता होंगे, कितने समर्थक होंगे, कितनी उनकी पकड़ होगी, समझ में आ सकता है। ऐसे में ये 2 सांसद अब कांग्रेस के दामन को थाम चुके हैं।
आगे जाकर क्या होगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोग कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, कितने लोग भाजपा छोड़कर आएंगे, अन्य दल छोड़कर आएंगे, शामिल होंगे, ये चुनाव तक चलने वाली प्रक्रिया है जो रेगुलर चलती है। लेकिन बात असर की है, यहां बात सिर्फ चूरू सीट की नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक बात हो गई है। राहुल कसवा को कांग्रेस ज्वाइन करते हुए, भाजपा छोड़ते हुए उनका भाषण सुना होगा, उनका बयान सुना होगा, तो उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। राहुल कसवा ने कहा है कि कुछ लोग सामंती सोच रखते हैं किसानों के प्रति, किसान परिवारों के प्रति, इसलिए मैंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का परिवार में आने का निर्णय लिया है। अब आप समझ सकते हैं सामंती सोच। दरअसल एक जाति की बात नहीं है सामंती सोच को लेकर। सामंती सोच उसे कहते हैं जो जबरदस्ती किसी पर अपने विचार लाद दे, अपनी बात लाद दे, वही सामंती विचार हो जाते हैं। वह कोई जाति को उसको जोड़कर देखना मैं उचित नहीं मानता, लोग सोचते हो सामंती बात। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही बात कही कि सामंती सोच देश में चल रही है। वही बात ब्रजेंद्र सिंह हिसार के सांसद ने कही कि सामंती सोच और किसानों के प्रति भाजपा का व्यवहार अच्छा नहीं है। यानी कि आप एक नैरेटिव सेट होता हुआ देख सकते हैं। सामंती सोच बनाम किसान, और किसान किसे कहा जाता है यह भी सब समझते हैं। राजस्थान में इसका कितना असर हो सकता है यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन शेखावाटी, नागौर, मारवाड़, बीकानेर, गंगानगर तक इस बात का असर होना तय है। कितना होगा, कैसा होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर लोगों की जबान पर यह बात चढ़ गई और बनाम चुनाव हो, सामंतवाद बनाम किसान चुनाव हो गया, तो यह भाजपा भी अच्छी तरह जानती है, कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है, और राजनीति करने वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यह विचार लोगों तक पहुंच गया और कांग्रेस इस विचार को लोगों तक ले जाने में सफल हुई, तो राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आसपास के कितने प्रदेशों में बहुत कुछ बदल सकता है। यह तो पार्टी में आने जाने वाले तक बात रही। इधर एक और बात हो गई कि भाजपा के नेता कर्नाटक के हैं हेगड़े। उन्होंने एक बयान दे दिया कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए, भाजपा को इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल सकें। बस फिर क्या था, राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम नेताओं ने वह बात पकड़ ली कि भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए कि बाबा साहब का संविधान बदला जा सके। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाजपा ने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को स्वीकारा ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इसका असर कहां तक जा सकता है। दरअसल भारत में SC, ST, OBC का जो वोटर है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत ज्यादा मानता है। संविधान को लेकर जरा छेड़छाड़ होती है तो किस तरह उग्र हो जाता है। आरक्षण में पदोन्नति के मामले में पूरे देश में आपने देखा होगा। ऐसे में दो मुद्दे, एक तो यह हो गया कि भाजपा को 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान को बदला जा सके, भाजपा के नेता ने यह कहा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को चैलेंज दे दिया कि यदि आप में दम है तो आप अपने भाजपा के उस नेता को बाहर करिए जिसने यह बात कही है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हमें 400 सीट चाहिए। यह मुद्दा उठ ही रहा है। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, अब तक ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भाजपा के अनुरूप हो रहा है और SBI को 6 मार्च तक का टाइम मिला था, लेकिन 5 मार्च को ही SBI सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि उसे 30 जून का समय चाहिए। आज SBI की वह याचिका रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया, कल से आप इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग 15 मार्च को उसे सार्वजनिक करेगा।
दरअसल ये ऐसा मामला है, जैसे ही यह सार्वजनिक होगा तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी, किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। अब यहां भाजपा पर आरोप क्यों लग रहे हैं कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने 30 से बड़े देश के उद्योगपतियों को धमकाया, केंद्रीय एजेंसियों से छापे डलवाए और बाद में उन कंपनियों से, उन उद्योगपतियों से बड़े स्तर पर हजारों करोड़ का चंदा भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ले लिया। अब यदि वह चीजें सार्वजनिक होती है तो कांग्रेस की बात पर मोहर लग जाएगी कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है, चंदा लेने में भी और विपक्षी दलों को परेशान करने में भी। यह बात अगर लोगों के बीच पहुंचेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ना तय माना जाएगा। ऐसे में आज से एक दिन पहले तक भाजपा को जहां सब कुछ अपने हिसाब से सहज लग रहा था, अचानक भाजपा के 2 सांसद कांग्रेस में चले जाते हैं, वर्तमान सांसद। एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देना ही देना है और 11 मार्च यानी आज के बाद और 14 मार्च तक देना है। 15 मार्च को चुनाव आयोग को उसे सार्वजनिक करना है। यह भी एक मुसीबत होनी है तय मान लीजिए। और संविधान बदलने की बात भाजपा नेता ने कही है, उसे विपक्षी दलों ने पकड़ लिया है। अब अगर यह उस वर्ग तक कांग्रेस और विपक्षी दल ले जाने में सफल रहे कि संविधान बदलने का प्रयास है, संविधान बदलने के प्रयास को SC ST OBC हमेशा यह प्रयास मानता है कि उनके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। अब यह पहले से ही चल रहा था, यह बात सारी पहले से ही चल रही थी कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। बहुत सारे SC ST और OBC के नेता अपने भाषणों में इस बात को लगातार कह रहे थे। और अब यदि आरक्षण खत्म करना और संविधान को बदलने वाली बात आम लोगों तक, उस वर्ग के पहुंच गई तो तय मान लीजिए कि चुनाव में इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। यह बात भाजपा के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी भले नारा कितना ही 370 और 400 पार का दिया जाए, लेकिन स्थितियां क्या है यह हर राजनीतिक दल समझता है। अगर आप बहुत मजबूत हैं, आप 370 और 400 तक जा रहे हैं, तो आपको हर प्रदेश में सहयोगियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह आम जनता में चर्चा होने लगी है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक चुनावी घोषणा हुई नहीं है कि चुनाव कब होने हैं, और संभावना है कि एक सप्ताह में यह घोषणा हो जाएगी कि लोकसभा के चुनाव कितने फेज में और कब कब होने हैं। उससे पहले ही जो बातें निकल कर आ रही है, चाहे वह इलेक्टोरल बॉन्ड की हो, चाहे 400 सीटें इसलिए चाहिए, भाजपा नेता का बयान आता है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और इधर नेताओं की अदला बदली चल रही है और भाजपा हर प्रदेश में अपने उन पुराने साथियों को ढूंढ रही है जो कुछ साल पहले इनसे रूठकर चले गए थे किसी ना किसी मुद्दे पर। हर छोटे मोटे दल को मिलाने का प्रयास भाजपा अपने साथ कर रही है। यह भी एक ऐसा संदेश है, भले ही भाजपा यह सोचे कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त ले रहे हैं, 400 का नारा देकर 370 की बात करके छोटे दलों को मिलाकर, कांग्रेस नेताओं को मिलाकर हम मनोवैज्ञानिक बढ़त ले रहे हैं, लेकिन लोगों में जो चर्चा होने लगी है कि जब आप मजबूत हैं, आप 400 सीटें जीत रहे हैं या 370 अपने दम पर जीत रहे हैं, तो आपको कमजोर लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अभी इन मुद्दों पर जनता चर्चा कर रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनावी घोषणाएं होंगी, निश्चित मानिए और भी मुद्दे सामने आएंगे और उन मुद्दों का कौन सी पार्टी क्या जवाब देती है, कौन आक्रामक होता है, कौन बचाव की मुद्रा में आता है, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।